हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना। मैं प्रिंस द्विवेदी आपके लिए अगली वीडियो लेकर उपस्थित हूँ एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1862, 1892 एंड 1909। ये 3 इंडियन काउंसिल एक्ट हमने डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, जिससे आपको एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की जो वीडियोस हैं वो मिलती रहें। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल की तुरंत मिल जाए। और हाँ, पिछली वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो अगर आपने इंडियन काउंसिल एक्ट के तीनों एक्ट के बारे में नहीं पढ़ा है तो वीडियो को ज़रूर जाके देखें। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें क्या बोला गया था। तो देखिए 20 अगस्त 1917 को, ठीक है ना, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, ठीक है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम ये डिक्लेयर किया कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करने का है। मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो उद्देश्य है वो एक जिम्मेदार सरकार, भारत में धीरे धीरे एक जिम्मेदार सरकार का इंट्रोडक्शन करने का है। मतलब हम भारत में एक जिम्मेदार सरकार लाना चाहते हैं जो हर भारत के नागरिक के लिए जिम्मेदार हो, ठीक है। ये बोला गया 20 अगस्त 1917 को। अब ये सब क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि 1857 के रिवॉल्यूशन के बाद अंग्रेज़ों को अपनी औकात पता चल चुकी थी। उनको ये पता चल चुका था कि विदाउट द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, विदाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, वी कांट रूल ओवर द इंडियंस। ये टेक्निक अपना रहे थे जिससे कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रूल किया जा सके, ठीक है ना। तो 1857 के बाद पूरी तरीके से चेंज हो गया है। मैंने आपको बताया है सारे एक्ट जितने भी लाए गए हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, कंपनी रूल के द्वारा, वो हमने डिस्कस किए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, प्लेलिस्ट की भी दी है, आप उसको ज़रूर जाके देखें। तो देखिए अब बात आती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्यों लाया गया था। तो हमने आपको बता दिया कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1999 वॉज इनेक्टेड, ठीक है ना। इसीलिए लाया गया था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लाया जा सके, ठीक है। ये 1919 में लाया गया, जिसको फोर्स किया गया 1921 में। मतलब कि ये लागू कब हुआ? 1921 में। इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो हमारा पिछला एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, उसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोला गया था। उसी प्रकार इस एक्ट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू जो हमारे थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है, और जो चेम्सफोर्ड थे वो वाइस राय ऑफ इंडिया थे। क्लियर हो गई ये बात। अब चलिए देख लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं, इस एक्ट के अंदर क्या किया गया था। तो देखिए पहली चीज़ जो की गई थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो भार था ना, जो मतलब जो कठिनाइयाँ होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल करने के लिए, उसको रिलैक्स कर दिया गया। देखिए लिखा है साफ साफ कि इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अब देखिए क्या किया गया था इसमें कि पहले क्या होता था, सेंटर गवर्नमेंट ही क्या करेगी, सबके लिए रूल बनाएगी, ठीक है ना, सबके लिए लॉ बनाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब क्या था कि सेंटर अपना बनाएगी और स्टेट अपना। उस समय स्टेट नहीं होता था, उस समय प्रोविंशियल होता था, ठीक है ना, जिस पे राजा महाराजा रूल करते थे। तो ऐसा बोला जाता था, ठीक है ना। तो सेंटर अपने सब्जेक्ट पर काम करेगी और प्रोविंशियल अपने सब्जेक्ट पर काम करेगी। कहने का मतलब कि अब कुछ चीज़ें डिसाइड कर दी गई कि आप सेंटर को इस सब्जेक्ट पर कानून बनाना है और प्रोविंशियल को इस सब्जेक्ट पर कानून बनाना है, ठीक है ना। तो सेंट्रल के ऊपर जो भार था कि हमको दोनों के लिए कानून बनाना है, उसको रिलैक्स कर दिया गया, ठीक है ना। इस एक्ट के द्वारा उसको रिलैक्स कर दिया गया। अब देखिए आगे क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर दे दी कि वो अपना कानून बना सकता है, ठीक है ना।
देखिए यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर ऑथराइज टू मेक लॉज ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, मतलब कि सेंटर और स्टेट अपने अपने रिस्पेक्टिव लिस्ट में कानून बना सकते हैं। दे कैन मेक देयर लॉज ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट। ठीक है, अब देखिए जो स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट का, कंटिन्यूज टू बी सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि ये सब हो रहा है। अब देखिए सेंट्रलाइज मतलब क्या होता है कि पावर किसी एक के हाथ में होना, वही सबके लिए कानून बनाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या देखा गया कि जो सेंटर का कंट्रोल था वो अब रिलैक्स कर दिया गया, कम कर दिया गया, और ये बोल दिया गया कि अब सेंटर अपने लिए कानून बनाएगी, प्रोविंशियल अपने लिए कानून बनाएगी। तो यहाँ पे जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी ना, उसको क्या किया गया, उसको बोला गया कि ये सेंट्रलाइज टेंडेंसी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे सेंट्रलाइज टेंडेंसी थी, यूनिटरी थी। उनको हालांकि कुछ मतलब छूट दे दी गई थी। क्या है कि इतने बड़े देश में सेंटर अकेले काम नहीं कर सकता था, इसलिए बोल दिया गया कि अब प्रोविंशियल अपने लिए लॉ बनाएगा और सेंटर अपने लिए लॉ बनाएगा। ठीक है, तो ये बात की गई पहले में। अब दूसरे में क्या किया गया, देखिए जैसा कि आज हमारे पास है ना, हम सेंटर लिस्ट है, ठीक है, स्टेट लिस्ट है और एक प्रोविंशियल लिस्ट है। तो इनमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं कि सेंटर इस पर ही कानून बना सकता है, स्टेट इस पर ही कानून बना सकता है, प्रोविंशियल में दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट में, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ट्रांसफर्ड को और एक रिजर्व को। ठीक है ना, मतलब उसका नाम था, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट में दो पार्ट थे, एक था ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व। ठीक है, अब देखिए जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था उसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करता था, मतलब उसको कौन चलाता था, उसको गवर्नर चलाता था, विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कि इसको गवर्नर चलाता था। ये जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था उसको गवर्नर चलाता था, किसकी मदद से, मिनिस्टर्स की मदद से, जो कि क्या होते थे, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते थे किसके लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। जो गवर्नर की लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी उसके लिए ये क्या होते थे, रिस्पॉन्सिबल होते थे। सिंपल सा मतलब समझिएगा कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट के अंदर दो पार्ट थे, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। ठीक है, ट्रांसफर्ड को एडमिनिस्ट्रेट कौन करता था, गवर्नर, किसकी मदद से, मिनिस्टर की मदद से, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल होते थे। क्लियर है। अब देखिए अब आता है रिजर्व। तो रिजर्व को कौन करता था, गवर्नर ही करता था, लेकिन किसकी मदद से, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से, और ये लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे। क्लियर हो गई ये बात। अब देखिए आगे क्या पढ़ते हैं कि इसी चीज़ को डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस कहा गया है। जो डायरेसी वर्ड है, डायरकी आपने सुना होगा, डायरकी वर्ड, ठीक है ना, इसी चीज़ को क्या बोला गया है, डायरकी बोला गया है। और ये एक कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। डायआर्की मीन्स डबल रूल, जिसका मतलब होता है डबल रूल। ठीक है, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट था वो अनसक्सेसफुल रहा था। ठीक है ना, ये कर दिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन इसको बाद में हटाना पड़ा, ये अनसक्सेसफुल था। क्लियर है। अब चलिए देख लेते हैं कि तीसरा क्या बोलता है। तो तीसरे में ये देखता है कि इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म। अब पहली बार बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया। बाइकैमरलिज्म क्या होता है आगे पढ़ूंगा तो पता चल जाएगा। डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री, बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार इस एक्ट के द्वारा। किस एक्ट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 के द्वारा। ठीक है, अभी बाइकैमरलिज्म वही लोकसभा और राज्यसभा होती है। देखिए मैं आगे पढ़ रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज रिप्लेस, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी अब उसको रिप्लेस कर दिया गया, और लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह पे कौन आ गया, बाइकैमरल लेजिस्लेटिव कंसिस्टिंग ऑफ अपर हाउस, जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं, और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोकसभा बोलते हैं। मतलब कि जो पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी उसकी जगह अब राज्यसभा और लोकसभा होंगे। क्लियर है। ठीक है, और जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर होंगे, बोथ द हाउसेज वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, और जो दोनों हाउसेज के जो मेजॉरिटी मेंबर होंगे उनको कैसे चूज़ किया जाएगा, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चूज़ किया जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है, अब चलिए फोर्थ पॉइंट में बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि इट रिक्वायर्ड दैट देयर ऑफ 6 मेंबर ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली अगर वीडियोस देखी आपने तो पता होगा कि 6 मेंबर की वाइसराय काउंसिल होती थी।
ठीक है ना। मतलब कि वाइस राय को मदद के लिए ये 6 मेंबर होते थे। तो इस एक्ट में क्या बोला गया कि इन 6 मेंबर में से 3 मेंबर इंडियन होने चाहिए। कौन होने चाहिए? इंडियन होने चाहिए। क्लियर हो गया। देखिए साफ साफ लिखा है कि इट रिक्वायर्ड दैट देयर ऑफ द 6 मेंबर ऑफ द वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियन। ठीक है, 3 ऑफ द 6 मेंबर, 6 में से 3 मेंबर इंडियन होने चाहिए, लेकिन उसमें से कमांडर इन चीफ को छोड़कर। 5वां पॉइंट क्या बोलता है कि इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है कि प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब अलग से चुनाव होगा। किसके लिए? सिख के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस। तो इस एक्ट के अंदर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की भी बात की गई थी कि जो एक्सटेंड किया जाए इस प्रिंसिपल को, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस के लिए। क्लियर हो गया ये बात। अब आगे देखिए क्या बोलते हैं। 6 पॉइंट क्या बोलता है कि ग्रांटेड फ्रेंचाइजी टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी एजुकेशन टैक्स। ठीक है ना। ये जो प्रॉपर्टी एजुकेशन टैक्स है इसको शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो पैट। ठीक है ना, प्रॉपर्टी एजुकेशन टैक्स। अब ये क्या था? तो देखिए ग्रांटेड फ्रेंचाइजी मतलब उस समय ये बोला गया कि सिर्फ जो, अब देखिए इलेक्शन तो होंगे, लेकिन इलेक्शन में वोट कौन डाल सकता है? वही लोग डाल सकते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी होगी, जिनके पास एजुकेशन होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। ठीक है ना, उसी चीज़ को बोला गया पैट। यही बोला गया कि जो फ्रेंचाइजी दी जाएगी, मतलब वोट डालने का जो अधिकार दिया जाएगा वो लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को दिया जाएगा। किस बेसिस पे? प्रॉपर्टी, टैक्स या एजुकेशन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में पैट भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया। अब देखिए 7 पॉइंट क्या बोलता है कि एक हाई कमिश्नर का ऑफिस क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, फॉर इंडिया इन लंदन में। ठीक है, लंदन में होगा ये ऑफिस। एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। मतलब कि ये ऑफिस हाई कमिश्नर का लंदन में होगा और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ फंक्शन हैं इसको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, जिससे ज़्यादा जो भार है, ठीक है ना, जो ज़्यादा बर्डन है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऊपर ज़्यादा ना पड़े। क्लियर हो गया। देखिए ये एक्ट थोड़ा लंबा है इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। 8 पॉइंट क्या बोलता है कि इट प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आज पीएससी होती है। ठीक है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन बोला कि इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, पीएससी का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, इसलिए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का सेटअप हुआ 1926 में। तो ये ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कि 1926 में इस्टेब्लिश हुई थी उसको किस एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। तो अगर आपने ये एक्ट पढ़ा है इंडियन गवर्नमेंट ऑफ 1919 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 का, तो आपसे बन जाएगा। क्लियर है। चलिए 19 पॉइंट में देखते हैं कि इट्स सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से अलग कर दिया गया। पहले सेंट्रल ही दोनों के लिए बजट निकालता था, लेकिन अब क्या हुआ कि प्रोविंशियल अपना बजट निकालेगा, सेंट्रल अपना बजट निकालेगा, और पावर दे दी गई प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को कि आप अपना बजट इनेक्ट कर सकते हो। क्लियर है। 10th पॉइंट क्या बोलता है देखिए कि इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेटरी कमीशन। ये बोला गया कि एक स्टेटरी कमीशन का अपॉइंट होगा इसकी इंक्वायरी के लिए, रिपोर्ट्स ऑन इट वर्किंग आफ्टर 10 ईयर ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स। ठीक है ना, मतलब कि 10 साल बाद एक स्टेटरी कमीशन का अपॉइंटमेंट होगा और ये देखा जाएगा कि कितना काम हुआ है इन सब चीज़ों पर। ठीक है, अब यही स्टेटरी कमीशन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, साइमन कमीशन। इसी स्टेटरी कमीशन को बोला गया था साइमन कमीशन। ठीक है, जो यहाँ पे बात हो रही कि 10 साल बाद। ठीक है ना, तो ये एक्ट कब आया था? ये एक्ट आया था, ध्यान रखिएगा, ये एक्ट आया था 1919 में। ठीक है, तो 1919 का 10 साल बाद 1929 में, लेकिन 29 से 2 साल पहले ही इसको ला दिया गया था साइमन कमीशन को। ये हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा। दोस्तों मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।